शिवांश ने एक नज़र गौरी को देखा और फिर अंजना जी और मयंक के साथ वहां से चला गया। मेकअप आर्टिस्ट फिर अंदर आई और गौरी को तैयार करने लगी, क्योंकि कुछ देर बाद उसके नीचे जाने का समय भी होने वाला था। शिवांश अंजना जी और मयंक के साथ नीचे आया। उसे देख प्रदीप जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो लग ही इतना प्यारा रहा था। क्रीम कलर की शेरवानी के साथ हल्के गुलाबी रंग का साफा, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत कलगी लगी हुई थी, और उसी से मैच करता दुपट्टा लिया था। गले में लाल रंग की एक माला और हाथों में एक बड़ी सी तलवार और पैरों में राजस्थानी जूती। शिवांश इस समय बहुत ही दिलकश लग रहा था, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह जो अपनी राजकुमारी को ब्याहने आया था। शिवांश जाकर मंडप में बैठ गया। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। गौरी की बात सुनकर उसे बुरा तो लगा था और गुस्सा भी आया था, पर उसके आंसू देख वो इतना तो समझ गया था कि जरूरत कुछ ना कुछ बात हुई है गौरी में और उसकी माँ में। वहीं दूसरी तरफ मेकअप आर्टिस्ट गौरी को तैयार कर रही थी, पर गौरी के दिमाग में अभी भी अंजना जी की बातें चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंजना जी को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हुई है। गौरी का मन बहुत बेचैन हो रहा था। तभी सुनीता जी अंदर आई और गौरी को देख उनकी आंखें नम हो गई। अपनी फूल सी बच्ची को, जिसे उन्होंने नाजों से पाला था, आज वो उन्हें छोड़कर किसी और के घर जाने वाली थी, किसी की बीवी बनकर। यही सोच वो भावुक हो गई। गौरी ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गई। सुनीता जी उसके पास आईं और अपनी आंख से काजल निकाल उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे मेरी लाडो को, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। यह बोल उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। गौरी उनके सीने से लग गई। अंजना जी की बातें सुनकर जितनी बेचैन उसे हो रही थी, अपनी माँ के गले लग वो सारी बेचैनी उसकी दूर हो गई। उसके बाद सुनीता जी उसे नीचे ले आई। अपनी बच्ची को, अपनी लाडो को दुल्हन के जोड़े में देख अनुभव जी भावुक हो गए। गौरी ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था, हाथों में भरा भरा चूड़ा और कलीरे थी, कानों में बड़े बड़े झुमके और गले में बहुत ही खूबसूरत सा हार। उसके साथ मांग पट्टी और बड़ी सी नथ पहनी हुई थी, जो उसके होठों को चूम रही थी। सुनीता जी ने उसे लाकर शिवांश के बगल में बिठा दिया। शिवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर गौरी को दुल्हन के रूप में देख उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। शिवांश ने गौरी की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा और गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया। कुछ सिंदूर गौरी की नाक पर भी गिरा, जिसे देख पंडित जी मुस्कुरा दिए, पर सबने गौरी ने एक बार भी नजरें उठाकर शिवांश को नहीं देखा था। यह बात शिवांश ने भी नोटिस की, पर वो शांत बैठा रहा। फिर दोनों ने पंडित जी और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। शादी संपन्न हो चुकी थी। देखते ही देखते विदाई का समय भी आ गया। सुनीता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, वहीं गौरी भी रो रही थी। वो सुनीता जी के गले लगी बस रोए जा रही थी। वहीं सुनीता जी की आंखें बरस रही थी। उनकी लाडली उनसे दूर जा रही थी। गौरी अपनी माँ से अलग हुई और अपने पापा के गले लग गई। अनुभव जी ने भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बहकर उनकी गालों पर आ गए। वहीं शिवांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था गौरी को ऐसे रोता देखकर, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। बस हाथों में मुट्ठी बनाए खुद को कंट्रोल कर खड़ा रहा। अनुभव जी ने गौरी को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोले, बस लाडो, अब चुप हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको पता है ना, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। अपना ध्यान रखिएगा और जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो बस हमें एक फ़ोन कर दीजिएगा, आपके पापा दौड़े आपके पास आ जाएंगे। यह बोल उन्होंने गौरी का माथा चूम लिया और फिर शिवांश की तरफ देख हाथ जोड़कर बोले, बहुत नादान है हमारी लाडो, इसका ध्यान रखिएगा, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा इसे दामाद जी। शिवांश ने उनके हाथ पकड़ नीचे किए और बोला, आप हाथ मत जोड़िए, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे।
अनुभव जी गौरी को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। वो उसे गाड़ी में बिठाने वाले थे जब गौरी ने इधर उधर देखा और बोली, भैया कहाँ है? उसकी बात सुनकर सुनीता जी और अनुभव जी ने भी इधर उधर देखा। तभी उनकी नज़र एक तरफ चुपचाप खड़े साकेत पर गई, जिसकी आंखें लाल थी। अनुभव जी ने उसे पास आने का इशारा किया तो साकेत गहरी सांस लेकर उसके पास आया और गौरी को देखकर शरारत से बोला, चलो अच्छा है, अब तुम जा रही हो, कम से कम अब माँ पापा का पूरा प्यार मुझे मिलेगा और तेरा वाला रूम भी अब मैं ले लूँगा। यह बोल वो मुस्कुराते हुए गौरी को देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर गौरी उसे घूर कर देख रही थी, पर फिर उसके सीने से लग गई। साकेत ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अपना ध्यान रखना और इतना याद रखना कि तुम्हारा भाई तुमसे बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो बस एक कॉल कर देना। यह बोल उसने गौरी को खुद से अलग किया और उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद उसने गौरी को गाड़ी में बिठाया। शिवांश भी दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गया। देखते ही देखते उनकी गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। प्रदीप जी और अंजना जी ने भी हाथ जोड़े और गाड़ी में बैठ सूर्यवंशी महल की तरफ निकल गए। अनुभव जी, सुनीता जी और साकेत जी भी अपने घर चले गए। गाड़ी में शिवांश और गौरी पीछे बैठे हुए थे और मयंक आगे ड्राइव कर रहा था। अंजना जी और प्रदीप जी दूसरी गाड़ी से पहले ही घर चले गए थे ताकि उनके स्वागत की तैयारी कर सके। शिवांश गौरी की तरफ देख रहा था, जो चेहरा झुकाए बैठी थी, पर उसका रोना अभी भी चालू था। आसान नहीं होता अपना घर छोड़कर किसी अनजान घर, अनजान लोगों के बीच में जाना, पर इस जग की यही तो रीत है कि एक लड़की को अपना घर, अपना परिवार छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरे घर जाना ही पड़ता है। गौरी का रोना शिवांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे चुप करवाना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि वो हमेशा उसका साथ देगा, उसे हर परेशानी से बचाएगा, पर अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग वो कुछ बोल ही नहीं पाया और खिड़की के बाहर देखने लगा। पर मयंक जो गाड़ी चला रहा था, पर उसका ध्यान भी गौरी पर था। उसे रोता देख उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जब सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो वो पीछे घूमा और गौरी को देखते हुए बोला, हेलो भाभी, वैसे तो आप मुझे जानती ही हैं कि मैं आपके पति का असिस्टेंट हूँ, कम दोस्त हूँ, पर फिर भी मैं आपको अपना इंट्रो खुद देना चाहता हूँ। हाय, मेरा नाम मयंक चौहान, आपके पति का असिस्टेंट और दोस्त और आपका प्यारा सा देवर। वैसे आप चाहें तो मुझे नाम से भी बुला सकती हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भाई बोलें, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। अगर आपकी जैसी एक मासूम सी बहन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा और फिर हम दोनों आपके पति को मिलकर परेशान करेंगे, क्योंकि यह हमेशा मुझे डांटता रहता है और गुस्सा करता है। इसलिए अगर मेरी बहन मेरा साथ देगी तो हम दोनों इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। मयंक की बातें सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। उसका रोना भी रुक गया था। वो मयंक देख मुस्कुराते हुए बोली, हम भी खुशी होगी आपकी बहन बनने में। उसकी बात सुनकर मयंक मुस्कुरा दिया। तभी उसकी नज़र शिवांश पर गई, जो उसे ही खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। उसे अपनी तरफ ऐसे घूरते पाकर मयंक चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, क्योंकि सिग्नल खुल चुका था और वैसे भी और कुछ बोलकर उसे डेविल शिवांश के हाथों मरना थोड़ी न था। इसलिए उसने चुपचाप अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। वही शिवांश ने गौरी की तरफ देखा, जो अब चुप कर गई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे चुप देख शिवांश को शांति मिली। मयंक की बातें सोचकर वो धीरे से मुस्कुरा दिया और वो भी खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी शिवांश की नज़र रास्ते पर गई तो उसने देखा कि यह रास्ता सूर्यवंशी महल की तरफ नहीं जा रहा है। उसने गौर किया तो यह रास्ता उसके फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। शिवांश ने मयंक की तरफ देखा और अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर मयंक और गौरी काँप गए। मयंक ने सामने लगे मिरर से उसे देखा और धीरे से बोला, वो हम फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस क्यों? हम महल क्यों नहीं जा रहे? उसकी बात सुनकर मयंक चुप कर गया और पर उसे शिवांश की घूरती नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। गौरी उन दोनों को ही बारी बारी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवांश इतना गुस्से में क्यों है और
अगर वो लोग सूर्यवंशी महल नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं? वो शिवांश से पूछना तो चाहती थी, पर शिवांश को इतने गुस्से में देख वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वहीं मयंक को चुप देख शिवांश ने उसे कुछ नहीं कहा और अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ फार्म हाउस में गरिमा जी हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। अंजना जी नौकरों के साथ मिलकर अपने बेटे और बहू के आने की तैयारी कर रही थी। वहीं प्रदीप जी पास खड़े किसी से फोन पर बात कर रहे थे। बात कर उन्होंने फोन जेब में रखा, तभी अंजना जी उनके पास आई और बोली, सुनिए जी, सब तैयारी हो चुकी है, आप एक बार बच्चों को फोन कर पूछिए ना कि वो कहाँ गए हैं। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, हमने शिवांश के गार्ड को फोन किया था और उसने कहा है कि वो लोग कुछ देर में पहुंच जाएंगे। यह बोल वो चुप हो गए और कुछ सोचने लगे। वहीं उन्हें ऐसे देख अंजना जी बोली, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? उनकी बात सुनकर प्रदीप जी गहरी सांस लेकर बोले, आज हमारे इकलौते बेटे की शादी हुई है, पर हम खुलकर यह बात किसी को बता भी नहीं सकते। और अब देखिए, हम हमारी बहू को अपने घर तक नहीं ले कर जा पा रहे, जबकि आज तो उनका स्वागत सूर्यवंशी महल में धूमधाम से होना चाहिए था, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे, बल्कि उन्हें यहाँ फार्म हाउस सबसे छुपा कर लेकर आ रहे हैं। यह बोल वो चुप कर गए। वहीं उनकी बात सुनकर अंजना जी को भी सही नहीं लगा, पर वो भी क्या कर सकती थी, इसलिए वो उनके हाथ पर हाथ रख बोली, अब फिक्र मत कीजिए, बस कुछ दिनों की बात है। अगर जीजी सा नहीं आ रही तो हम उन्हें महल ही लेकर जाते, पर अभी उनका सबके सामने आना सही नहीं होगा, ना उनके लिए ना ही शिवांश के लिए, इसलिए कुछ दिन इंतजार कीजिए, फिर हम उन्हें पूरे धूमधाम से अपने घर अपने महल लेकर चलेंगे, जो उनका असली घर है और यहाँ जाना उनका हक भी है, पर अभी उनकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोले, सही कहा आपने, अभी हमें हमारे बच्चों की सुरक्षा का सोचना है। एक बार सब सही हो जाए, फिर हम अपने बच्चों को अपने घर लेकर चलेंगे, वो भी धूमधाम से। यह बोलकर मुस्कुरा दिए। उन्हें मुस्कुराता देख अंजना जी भी मुस्कुरा दी। तभी वो कुछ सोचते हुए प्रदीप जी की तरफ देख बोली, वैसे आपको पता है कि दोनों बच्चे पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? उनकी बात सुनकर प्रदीप जी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगे और बोले, पहले से जानते हैं मतलब? और आपको किसने कहा कि दोनों बच्चे पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? उनकी बात सुनकर अंजना जी ने उन्हें सब बता दिया, जो उनके मन में गौरी और शिवांश को लेकर था, कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, ऐसा नहीं है, हमें भी उस दिन होटल में शिवांश का व्यवहार देखकर लगा था कि शायद दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसलिए हमने पता करवाया था, पर नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते, बल्कि दोनों उसी दिन पहली बार होटल में मिले थे, जिस दिन हमने उन्हें मिलवाया था। उनकी बात सुनकर अंजना जी परेशान हो गई और उन्हें गौरी के साथ किया अपना व्यवहार और जो जो बातें उन्होंने गौरी को बोली वो सब याद आने लगी। अब वो परेशान हो गई कि अगर शिवांश को वो सब पता चला तो उनका बेटा बहुत गुस्सा करेगा, क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छे तरह से जानती थी। वहीं उनके चेहरे पर परेशानी देख प्रदीप जी बोले, क्या हुआ अंजू, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? उनकी बात सुनकर अंजना जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो भी उन्होंने गौरी को कहा था और उसके घर वालों के बारे में भी जो भी उन्होंने कहा वो सब बता दिया। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी परेशानी और नाराजगी में बोले, यह आपने क्या किया अंजना? आपने बिना बात जाने बिना समझे उस बच्ची को इतना कुछ बोल दिया, यहाँ तक कि आपने उनके माता पिता के बारे में भी इतना गलत बोला। फिर भी उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बल्कि आपके बेटे के साथ शादी कर इस घर में आ रही है। यह आपने अच्छा नहीं किया अंजना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सोचिए, अगर कुंवर को यह बात पता चली तो वो क्या करेंगे? आप अच्छे से जानती हैं उनके बारे में, फिर भी आपने उस मासूम सी बच्ची को इतना कुछ सुना दिया। उनकी बात सुनकर अंजना जी ने कहा, चेहरा शर्म से झुक गया और वो दुखी होते हुए धीरे से बोली, अब हम क्या करें जी, हम मानते हैं
हमसे गलती हुई है, पर हम क्या करें, उस समय हमें जो लगा हमने उन्हें बोल दिया। पर हम सच कहते हैं, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। यह बोल वो उदास और परेशान हो गई और अपना चेहरा झुका दिया। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, हम जानते हैं आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी आपने गलती तो की है। और अभी हम सिर्फ इतना कहेंगे आपसे कि आप शिवांश को खुद यह सारी बातें बता देना, क्योंकि अगर उसे बाद में सब पता चला तो वो ज़्यादा गुस्सा करेगा, और आप तो उसका गुस्सा जानती ही हैं। और हो सके तो उस बच्ची से भी माफ़ी मांग लेना, क्योंकि गलती तो आपने किया है। आपको बिना जाने वो सब बातें गौरी बिटिया से नहीं बोलनी चाहिए थी। उनकी बात सुनकर अंजना जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सच तो यही था कि उसने गलती हुई थी। बिना जाने बिना सोचे समझे उन्होंने गौरी को कितना कुछ कह दिया, यहाँ तक कि उसके माँ पापा को लेकर भी उससे कितना कुछ बोल दिया था, जो कि गलत था। शिवांश को जैसे ही पता चला कि वो लोग सूर्यवंशी महल नहीं बल्कि उनके फार्म हाउस जा रहे हैं, उनका गुस्सा बढ़ गया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में प्रदीप जी, जो अंजना जी को समझा रहे थे और उन्हें शिवांश और गौरी से माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने गौरी को बिना पूरी बात जाने कितना कितना गलत कहा था। तभी प्रदीप जी का फ़ोन बजा। उन्होंने फ्लैश होकर रहे नंबर को देखा तो परेशान हो गए, पर उन्होंने गहरी सांस लेकर फ़ोन उठाया और कान को लगा लिया। तभी उन्हें जैसी उम्मीद थी वैसी ही आगे से उनके बेटे शिवांश की गुस्से भरी आवाज़ आई। आपको पता है ना, हमें यह नुका छिपी का खेल पसंद नहीं, फिर क्यों आपने यह फैसला किया? उनकी बात सुनकर प्रदीप जी उन्हें शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाइए कुंवर, हम जानते हैं आपको यह सब पसंद नहीं, बल्कि हमें भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा, पर अभी हम मजबूर हैं। आपकी बुआ सा कल महल आ रही है और हम अभी नहीं चाहते कि उन्हें आपकी शादी के बारे में पता चले। आप तो जानते ही हैं, उन्हें अगर पता चला तो वो हंगामा खड़ा कर देंगी, इसलिए बस कुछ दिन आप और बहू यहाँ फार्म हाउस में रहेंगे। उनकी बात सुनकर भी शिवांश का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो वैसे ही अपने दांत पीसते हुए गुस्से मगर सभ्यता से बोला, और आप चाहते हैं कि बुआसा की वजह से हम अपनी पत्नी को अपने महल में नहीं बल्कि फार्म हाउस में लेकर जाएं? क्या यह उनके साथ गलत नहीं होगा? उनका हक है कि वो अपने घर, जो असल में उनका घर है, वहां पर जाए। और आप शायद भूल रहे हैं कि वो राजस्थान की होने वाली हुकुम रानी शाह हैं। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी शांति से बोले, इसलिए तो अभी उनका महफूज रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात उन्हें महल लाने की, तो बस कुछ दिन फिर हम पूरे धूमधाम से उन्हें महल लेकर आएंगे और उनका अच्छे से गृह प्रवेश करवाएंगे। तब तक के लिए आप शांत हो जाइए और हमारी बात मान लीजिए। शिवांश ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन काट दिया और अपना हाथ जोर से गाड़ी के दरवाजे पर मारा। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां गुस्से में कसी हुई थी। हाथों और माथे की नसें दिखाई दे रही थी। गुस्से में वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वहीं उसके पास बैठी गौरी उसे इतने गुस्से में देख डर से कांप रही थी। उसके घर में आज तक किसी ने भी उसके सामने ऐसे गुस्सा नहीं किया था, बल्कि वो तो छोटी सी गुस्से वाली आवाज़ से ही डर जाती थी। इसलिए अनुभव जी और सुनीता जी ने कभी उससे गुस्से से बात नहीं की थी, ना ही उसके सामने कभी गुस्सा किया था। शिवांश को इतने गुस्से में देख वो बहुत डर गई थी, इसलिए बिल्कुल दरवाजे से चिपक कर बैठ गई। शिवांश की नज़र जैसे ही उस पर गई, उसे ऐसे डरते देख उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खुद को शांत करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मासूम और नाजुक सी पत्नी गुस्से से डर जाती है, और यहाँ तो वो उसके सामने ही इतना गुस्सा कर रहा था। शिवांश को गौरी के बारे में हर बात पता थी कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं,
कौन सी बात से उसे खुशी मिलती है और कौन सी बात से वो परेशान होती है। ऐसे ही उसे यह भी पता था कि ज़्यादा गुस्से से गौरी डर जाती है। शिवांश ने खुद को शांत किया और गौरी की तरफ देखा, जो अभी भी दरवाजे से चिपकी सिर झुकाए बैठी थी। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। शिवांश उससे कुछ कहने को हुआ तब तक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने बाहर देखा तो वो लोग फार्म हाउस पहुंच चुके थे। तभी एक गार्ड भागते हुए आया और शिवांश की तरफ का दरवाज़ा खोला। शिवांश गाड़ी से बाहर आया और गौरी की साइड जाकर दरवाज़ा खोल उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया और उसे बाहर आने के लिए कहा। गौरी ने पहले उसके हाथ को देखा और फिर उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से शिवांश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शिवांश ने ध्यान से उसे गाड़ी से बाहर निकाला। दरवाजे पर ही अंजना जी और प्रदीप जी खड़े अपने बेटे और बहू को देख रहे थे। शिवांश गौरी को लेकर उनकी तरफ बढ़ गया। उसने अभी भी गौरी का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों जाकर दरवाजे के सामने खड़े हो गए। यहाँ अंजना जी आरती की थाल लेकर खड़ी मुस्कुराते हुए अपने बेटे और बहू को देख रही थी। पहले उन्होंने दोनों को तिलक लगाकर उनकी आरती की, फिर उनके कहने पर सर्वेंट ने चावल से भरा कलश चौखट पर रख दिया। अंजना जी ने गौरी की तरफ देखा और बोली, बहू, अब आप अपने दाहिने पांव से कुछ कलश को अंदर की तरफ गिराकर अपने शुभ कदम इस घर में रखिए। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और जैसा उसकी सासू माँ सा ने कहा था वैसे ही किया। फिर उसके सामने एक आलते से भरी हुई बड़ी सी थाल रखी गई। आस्था ने अपना लहंगा अपने हाथों से पकड़ उठा, थोड़ा सा ऊपर किया और धीरे से अपने पाँव उस आलते की थाल में रख दी। पर तभी उसका पाँव फिसला। वो गिरने की हुई, पर उसने पहले ही शिवांश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और चिंता और परेशानी से बोला, संभल कर। गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सब उसे ऐसे गिरते देख डर गए थे, पर उसे सही सलामत देख सब ने चैन की सांस ली। गौरी ने अपने पाँव आलते की थाल में भिगोए और सामने बिछे सफेद कपड़े पर अपने पाँव के निशान बनाते हुए अंदर आ गई। शिवांश ने उसे अभी भी थाम रखा था। उसे अपनी नाजुक सी बीवी की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो फिर से लड़खड़ा ना जाए और उसे चोट ना लग जाए। तभी अंजना जी ने एक सर्वेंट को इशारा किया तो उसने 7 थाल गौरी के सामने जमीन पर रख दिए। अंजना जी ने गौरी की तरफ देख बोली, बहू, अब कुंवरशा अपने तलवार से इन थाल को एक एक कर छुएंगे और आपको इन्हें बिना आवाज किए उठाना होगा। गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांश ने अपनी तलवार निकाली और एक एक उन थाल को अपनी तलवार से छूते हुए इधर उधर कर दिया। गौरी ने बिना आवाज किए सभी थाल उठा लिए, पर जैसे ही वो आखिरी थाल उठाने लगी, पर भारी होने की वजह से वो थाल उसके हाथ से फिसल गया। पर वो गिरता उससे पहले ही शिवांश ने उस थाल को थाम लिया, पर फिर भी थोड़ी सी आवाज हो ही गई। यह देख वो मासूम सी लड़की घबरा गई, पर तभी दादी जी उसे घबराते देख मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, कोई बात नहीं बहू, हर रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती ही है, और वैसे भी जिस तरह से कुंवर ने यह थाल गिरने से बचाई है, वैसे ही वो आप दोनों का रिश्ता भी बचा कर रखेंगे। हमें अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है। दादी जी की बात सुनकर शिवांश गौरी के चेहरे को देखते हुए सच्ची शिद्दत और लगन से अपने मन में बोला, बचाकर तो रखेंगे ही दादी माँ, क्योंकि यह रिश्ता हमारे लिए बहुत जरूरी है और सबसे ऊपर है। अपनी मोहब्बत और रिश्ते को हम हमेशा संभाल कर रखेंगे, कभी कोई आँच नहीं आने देंगे इन पर। यह बोल वो सच्ची शिद्दत से अपनी मोहब्बत अपनी गौरी के चेहरे को देखने लगा। तभी अंजना जी ने एक सर्वेंट को इशारा किया और गौरी के हाथों से थाल लेने के लिए कहा। सर्वेंट ने गौरी के हाथों से थाल लिए और वहां से चला गया। फिर दोनों उस फार्म हाउस में बने मंदिर की तरफ बढ़ गए। दोनों ने भगवान के आगे दिया जलाया और अपना माथा टेका। फिर अंजना जी ने एक सर्वेंट के साथ गौरी को ऊपर शिवांश के रूम में भेज दिया। शिवांश एकटक उसे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए दिख रहा था। अपनी मोहब्बत के आंखों में ओझल होते ही कुंवरशा फिर अपने पहले वाले रूप में आ गए। उन्होंने बिना किसी भाव के अपने पिता की तरफ देखा और अपनी दमदार आवाज में बोले,
यह हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया पिताजी। हमारी बीवी, हमारी पत्नी जो हमारे लिए अपना घर परिवार छोड़कर आई है, उन्हें हम अपने घर तक नहीं ले जा सकते। यहाँ जाना उनका हक है, यह कैसी मजबूरी है। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी गहरी सांस लेते हुए बोले, हम मानते हैं कुंवर कि यह गलत है, बल्कि हमें खुद यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। हम हमारी इकलौती बहू को अपने घर, उनके ससुराल नहीं ले जा पा रहे हैं, जो कि गलत है। पर आप तो अपनी बुआ सा को जानते ही हैं। हम नहीं चाहते कि बहू के सामने कोई तमाशा हो। आज ही आप दोनों की शादी हुई है। अगर आपकी बुआ सा को अभी इस बारे में पता चला तो वो हंगामा खड़ा कर देगी और फिर वो गौरी बिटिया को भी कुछ ना कुछ बोल देगी, जो अच्छा नहीं है। इसलिए हम नहीं चाहते कि अभी वो मासूम सी लड़की यह सब देखे और झेले। इसलिए कुछ दिन तक आप दोनों यहीं रहेंगे, जब तक आपकी बुआ सा चली नहीं जाती। फिर हम खुद अपनी बहू का स्वागत सूर्यवंशी महल में करेंगे, जो असल में उनका घर है। यहाँ उनका हक भी है। अपने पिता की बात सुनकर शिवांश ने कुछ नहीं कहा और वहां से स्टडी रूम में चला गया, जो सिर्फ उसका था। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी गौरी, अपनी बीवी जो उसकी मोहब्बत थी, उसे ऐसे अपने महल ना ले जाकर फार्म हाउस लेकर आना। पर वो ये बात भी समझता था कि अभी गौरी के सबके सामने आने का सही समय नहीं आया है। उसे ऐसे जाते देख प्रदीप जी ने गहरी सांस ली। फिर वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। अंजना जी भी अपनी सास गरिमा जी को उनके कमरे में छोड़ने चली गई। वहीं ऊपर रूम में सर्वेंट ने गौरी को शिवांश के रूम में छोड़ा और वहां से चली गई। गौरी ने जैसे ही रूम देखा, उनकी धड़कनें बढ़ गईं, सांसें तेजी से चलने लगी, मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। दरअसल शिवांश का पूरा रूम लाल और सफेद गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। जगह जगह खुशबूदार कैंडल जल रहे थे। रूम में धीमी धीमी म्यूजिक चल रहा था, जो माहौल को और भी रोमांटिक और मदहोश बना रहा था। फर्श पर भी गुलाब के फूल बिखरे पड़े थे। बेड पर गुलाब की पत्तियों से हर्ट बनाया हुआ था। गौरी ने खुद को शांत किया और इधर उधर घूमते हुए रूम को देखने लगी। रूम बहुत ही अच्छा और बड़ा था। एक साइड बड़ा सा किंग साइज बेड था, एक तरफ सोफा लगा था। रूम में एक साइड चेंजिंग रूम बना हुआ था और उसके साथ ही बाथरूम था। रूम में एक तरफ 2-3 सीढ़ियां चढ़कर एक दरवाजा था, जो सीधे बालकोनी में खुलता था और उसके साइड ही रूम में अटैच स्विमिंग पूल था। गौरी रूम देख ही रही थी जब रूम का दरवाजा खुला और फिर बंद हुआ, पर गौरी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे घूमकर देखे सके। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस गई। शिवांश ने उसे देखा तो एक पल को उसके कदम भी ठिठक गए, पर उसने खुद को संभाला और दरवाजा बंद कर उसके पास गया। गौरी आंखें बंद किए अपने लहंगे को मुट्ठी में भींचे खड़ी थी। सांसें तेज चल रही थी। सुहाग के उस जोड़े में वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी, जो सिर्फ शिवांश के लिए आई थी। उसे ऐसे देख शिवांश की धड़कनें भी बढ़ चुकी थी। कुछ पल उसके रूप को आंखों में बसाकर शिवांश ने गहरी सांस ली और बोला, चेंज कर लीजिए और सो जाइए, थक गई होंगी आप। शिवांश की बात सुनकर गौरी, जो आंखें बंद किए खड़ी थी, उसने आंखें खोल शिवांश की तरफ देखा, जो कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रहा था। उसे देख गौरी अपने मन में सोचते हुए बोली, गौरी, हमें तो लगा था कि आज हमारी शादी हुई है और हमारी फर्स्ट नाइट है, तो यह तो हमें चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तभी शिवांश बाथरूम की तरफ जाते हुए बिना गौरी को देखे बोला, ज़्यादा मत सोचिए, चेंज कर लीजिए। पूरा दिन शादी में थक गई होंगी आप, और वैसे भी पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले, समझ ले। ऐसी रातें बहुत आएगी हमारी जिंदगी में। यह बोल वो बाथरूम में चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी घबराहट हो रही थी कि कैसे वो शिवांश के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। ऐसा नहीं था कि वो उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। शिवांश अब उसका पति था, उस पर उसका पूरा हक था, पर फिर भी दोनों अभी एक दूसरे को जानते ही कितना थे। इसलिए एक झिझक थी मन में, जो शिवांश की बातों से दूर हो गई।
गौरी ने अपना सिर झटका और जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने सिर से पल्लू निकाला और अपने गर्दन गहने निकालने लगी। सभी गहने निकालकर उसने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए, पर एक हार जो उसके बालों में अटक गया था वो उससे निकलने की कोशिश कर रही थी, पर बालों में अटका होने की वजह से वो निकल नहीं पा रहा था। उसे निकालते हुए गौरी के बाल खिंच गए, जिससे उसके मुंह से एक आह निकल गई। उसी समय शिवांश बाथरूम से बाहर आया। गौरी की आह सुन उसने उसकी तरफ देखा जो आंखें बंद किए हुए थी। शायद उसके बाल ज्यादा जोर से खिंच गए थे, जिससे उसे दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो हार निकालने की कोशिश कर रही थी। शिवांश उसकी आह की आवाज सुनकर जल्दी से पास आ गया और बोला, आप ठीक हैं? उसकी आवाज सुनकर गौरी ने जल्दी से अपने हाथ नीचे किए और अपना पल्लू सिर पर लेने लगी। शिवांश ने उसे ऐसा करते देखा तो उसे रोकते हुए बोला, रहने दीजिए, अब हम पति पत्नी हैं और एक पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। यह बोल वो गौरी को देखने लगा जो अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। तभी शिवांश फिर बोला, आप ठीक तो हैं ना? आप ऐसे चिल्लाई क्यों थी? गौरी वैसे ही नजरें झुकाए धीरे से बोली, जी जी हम ठीक हैं। उनकी इतनी मीठी और प्यारी सी आवाज सुनकर शिवांश उसमें खो सा गया, पर फिर खुद को संभाल गर्दन में हिलाया, अपना लैपटॉप लेकर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसे जाते देख गौरी ने अपना पल्लू नीचे किया और फिर से उस हार को निकालने की कोशिश करने लगी, पर वो हार था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। गौरी को अब बहुत ही झुंझलाहट हो रही थी। शिवांश जो सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था, पर उसका ध्यान गौरी पर ही था। उसने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और परेशानी देख शिवांश ने गहरी सांस ली और उठकर गौरी के पास आकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए बोला, क्या हम आपकी मदद करें? उसकी आवाज सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। शिवांश ने उसे ऐसे देखा तो बहुत ही नरमी और शांति से बोला, देखिए, यहाँ हमारे सिवाय और कोई नहीं है और अभी हम माँ को भी नहीं बुला सकते क्योंकि वो भी दिन भर की थक चुकी है और अभी आराम कर रही है, और फिर हम तो आपके पति हैं, इसलिए आपको हमसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर गौरी ने कुछ पल सोचा। सच ही तो कहा उसने। इस रूम में उसके और शिवांश के बिना कोई भी नहीं है और इस समय वो किसी और को भी नहीं बुला सकती थी अपनी मदद के लिए, इसलिए उसने हाँ में गर्दन हिलाई और शिवांश की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। शिवांश की नज़र जैसे ही उसकी पीठ पर गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। गौरी के पूरे बाल जूड़े में बंधे हुए थे। बैकलेस ब्लाउज की वजह से उसकी गोरी पीठ पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। शिवांश ने अपना थूक कटका और अपने सूखते गले को गीला किया, पर तभी उसकी नज़र गौरी के पीठ पर बने काले तिल पर गई। अब तो शिवांश का खुद को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो रहा था। उसका मन किया कि वो उस तिल को अपने होठों से छू ले, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और आईने में से गौरी को देख बोला, क्या मैं? यह बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिसे समझ गौरी ने धीरे से बिना उसे देखे हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांश धीरे से उसके थोड़ा और नजदीक गया और उसके बालों में अटके हार को निकालने लगा। गौरी की धड़कनें तेजी से चल रही थी, जिसकी आवाज़ शिवांश को भी सुनाई दे रही थी। जब शिवांश की उंगलियां गौरी के गर्दन को छूती, उसकी बदन में एक सिहरन सी होती। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस गई, बदन कांप रहा था। शिवांश की नज़दीकी से उसे बहुत अलग महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा कि हाल शिवांश का भी था। उसने जल्दी से हार को बाहों में से निकाला, बालों में से निकाला और गौरी से दूर होकर बोला, हो गया, आप चेंज कर लीजिए। यह बोल वो जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गया और अपनी नज़रें अपने लैपटॉप में गड़ा ली, क्योंकि अगर और थोड़ा टाइम वो गौरी के पास रुकता तो उसका खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। गौरी ने भी जल्दी से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई।
उसके जाते ही शिवांश ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर सिर पीछे सोफे पर टिकाकर बहुत ही शिद्दत और जुनून से अपने मन में बोला, बहुत मुश्किल है आपसे दूर रहना। आपको देख खुद पर से कंट्रोल छूटने लगता है, पर मुझे कोई जल्दी नहीं। सब धीरे धीरे हो वही अच्छा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आखिरी आना तो आपको इन्हीं बाहों में है, वो चाहे आ जाओ या फिर कुछ दिन रुक कर। यह बोल उसने एक दो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया और अपना काम करने लगा। शिवांश ने खुद को शांत किया और अपना काम करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज़ सुनकर शिवांश ने उस तरफ देखा तो नज़रें वहीं पर टिक गई। जिन धड़कनों को उसने बड़ी मुश्किल से शांत किया था, उन्होंने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। वो एकटक अपनी जुनूनी निगाहों से अपने सामने खड़ी अपनी बीवी को देखने लगा और सोचने लगा कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है क्या। अचानक ही उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया और चेहरे पर एक गुरूर छाने लगा और वो यह सोचने लगा कि अब यह खूबसूरत लड़की उसकी बीवी है। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत उसके लिए है। गौरी ने इस समय लाल रंग की लाइट वेट साड़ी पहन रखी थी। हाथों में चूड़ा, गले में शिवांश के नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, पाँव में पायल और बिछुए। चेहरे का मेकअप धुल चुका था, जिससे उसका निखरा हुआ चेहरा और भी साफ लग रहा था। गौरी आईने के सामने गई और अपने बालों को खोल दिया, जिससे उसके लंबे और रेशमी बाल उसकी पीठ पर लहरा गए। उसे इस रूप में देख शिवांश बहक रहा था। उस पर मदहोशी छा रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और अपना ध्यान गौरी से हटाकर लैपटॉप पर लगा लिया। पर फिर भी वो चोर नजरों से अभी भी गौरी को ही देख रहा था। गौरी ने एक नज़र शिवांश की तरफ देखा, जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, और चुपचाप आकर बेड पर एक साइड बैठ गई और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि सारा दिन शादी की रस्मों की वजह से वो थक चुकी थी। पर वो सो नहीं सकती थी, क्योंकि आज उनकी शादी के बाद पहली रात थी, मतलब कि सुहाग रात। बेशक शिवांश ने उसे कह दिया था कि पहले वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे, उसके बाद अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, पर फिर भी गौरी अपनी उंगलियों को उलझाते हुए अपने पति को देख रही थी, जो अपने काम में बिजी था। वो ऐसे उनके बिना कैसे सो सकती है? वो उसके बारे में क्या कहेंगे? शिवांश, जो चोर नज़रों से उसे ही देख रहा था, उसके कानों में गौरी की चूड़ियों की आवाज़ पड़ रही, जब वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। यह आवाज़ उसे सुकून दे रही थी। शिवांश ने अपना लैपटॉप बंद किया और आकर बेड पर लेट गया और गौरी को देखकर बोला, सो जाइए, रात बहुत हो गई है। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक साइड को लेट गई। शिवांश ने रूम की लाइट्स बंद कर दी, बस एक नाइट बल्ब जलता रहने दिया। दोनों ही चुपचाप लेटे थे। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। गौरी की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि वो पहली बार ऐसे किसी लड़के के साथ एक बेड पर सोई थी। भले ही अब वो उसका पति था, पर फिर मन में एक घबराहट थी और उससे भी ज़्यादा उसका मन बेचैन हो रहा था, जिस वजह से उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, जिनकी आवाज़ उस शांत कमरे में गूंज रही थी और उसके पास सोए शिवांश को भी सुनाई दे रही थी। ऐसा ही कुछ हाल शिवांश का भी था। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी, बस आंखें बंद कर शांति से लेटा हुआ था। अब जिसकी मोहब्बत उसके पास उसके बेड पर सोई हुई हो, उस इंसान को नींद कैसे आए? उसका मन कर रहा था कि वो गौरी को अपनी मोहब्बत को, जो अब उसकी बीवी थी, उसे बाहों में भर ले। जिस दिन से उसकी शादी की रस्में शुरू हुई थी, इस पर के बारे में सोचकर उसके मन में बहुत सी ख्वाहिशों ने जन्म ले लिया था, पर उसने कोई जल्दबाजी, कोई बेसब्री नहीं दिखाई। वो गौरी को असहज महसूस नहीं करवाना चाहता था। थके होने की वजह से कुछ देर बाद गौरी को नींद आ गई और वो गहरी नींद में चली गई।
यह महसूस कर शिवांश ने गौरी की तरफ करवट ली और उसे देखने लगा। नाइट बल्ब की उस पीली रोशनी में उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। सोते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। उसे देखते हुए शिवांश अपने मन में प्रेम और शिद्दत से बोला, सोचा नहीं था कि कोई हमारी जिंदगी में भी ऐसा आएगा जो हमारे लिए हमारा सब कुछ बन जाएगा। पर देखिए ना, पहली नज़र में ही आप इस दिल और दिमाग में इस कदर बस गई हैं कि चाहकर भी आपको अपने ख्यालों से दूर नहीं कर पाए हम। और आज तो आप हमारे साथ, हमारे पास, हमारे कमरे में, हमारे बेड पर सोई हुई हैं, वो भी हमारी बीवी बनकर। बता नहीं सकते कि आज कितने खुश हैं हम। आपके जैसी खूबसूरत और हमारे नसीब में भी होगी, यह कभी नहीं सोचा था। पर अब आप हमारी हैं, हमारी बीवी, सिर्फ हमारी, और हम कभी भी आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। पता नहीं रात के किस पहर शिवांश को नींद आई। गौरी को देखते देखते वो नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह शिवांश की नींद खुली तो नजरें सीधा गौरी के चेहरे पर गई, जो सबसे बेखबर सुकून से सो रही थी। एक सुकून भरी मुस्कान शिवांश के चेहरे पर आई जो आज तक किसी ने नहीं देखी। गौरी के चेहरे को देखते हुए मन में बोला, आज की सुबह हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत और ख़ास है, क्योंकि आज हमने सबसे पहले आपका चेहरा देखा है। यह बोल वो उठा और बाथरूम में चला गया, और कुछ देर बाद गौरी को एक नज़र देख वो अपने रूम से निकल जिम रूम की तरफ बढ़ गया। रूम से बाहर निकलते ही शिवांश के चेहरे के भाव शून्य हो गए। कमरे में जो शिवांश गौरी के सामने था वो तो कहीं गायब ही हो गया था। अब जो शिवांश था उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसका और बहुत ही सख्त था। शिवांश जिम रूम में आया। यहाँ मयंक पहले से ही मौजूद था। उसे देख मयंक मुस्कुरा दिया, पर शिवांश ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी एक्सरसाइज करने लगा। पर जो चुप रह जाए वो मयंक कहाँ, इसलिए वो शिवांश को देखते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, रात कैसी गई? नींद तो अच्छी आई ना? शिवांश ने उसके सवाल को इग्नोर किया और अपनी एक्सरसाइज करते हुए बोला, आज की मीटिंग की तैयारी हो गई। हमें कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। आपको पता है ना यह मीटिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर मयंक भी सीरियस हो गया और बोला, सब तैयारी हो गई है, आप फिक्र मत कीजिए। शिवांश ने कुछ नहीं कहा और अपनी एक्सरसाइज करता रहा। वहीं दूसरी तरफ शिवांश के जाने के कुछ देर बाद गौरी की नींद खुली। खुद को अनजान कमरे में पाकर एक पल को वो घबरा गई, पर तभी उन्हें याद आया कि अब उनकी शादी हो गई है। तो उसने अपना सिर झटका और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। गौरी आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी जब रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। गौरी ने जल्दी से अपने सिर पर पल्लू लिया और दरवाज़ा खोला तो सामने अंजना जी खड़ी थी। गौरी ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया तो अंजना जी ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसका माथा चूम लिया। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, किसी की नज़र ना लगे आपको। गौरी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा तो वो अंदर आ गई और गौरी को देखते हुए बोली, हम जानते हैं बेटा, हमें आपको उस दिन वो सब नहीं बोलना चाहिए था। अपनी गलतफहमी के चक्कर में हमने आपको बहुत कुछ कह दिया और आपके साथ साथ आपके माँ पापा के बारे में भी कितना कुछ बोल दिया। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। यह बोल अंजना जी ने गौरी के सामने हाथ जोड़ लिए। गौरी ने जल्दी से उनके हाथ पकड़े और बोली, यह क्या कर रही हैं आप आंटी? बड़ों के हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफ़ी मांगने के लिए नहीं। और हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है कि अगर कोई बड़ा हमें कुछ बोल दे तो हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी हमें बोलते हैं हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। इसलिए आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। गौरी की इतनी प्यारी और समझदारी वाली बातें सुनकर अंजना जी मुस्कुरा दी और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, आपके माँ पापा ने सच में आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम बहुत खुश हैं बेटा
कि आप हमारे शिवांश की ज़िंदगी में उनकी बीवी बनकर आई हैं। हमारे शिवांश देखते बेशक बहुत सख्त हैं, पर हम जानते हैं कि वो अंदर से बहुत कोमल हैं। बस वो अपने दिल की बातें सबके सामने कह नहीं पाते, पर हमें विश्वास है आप उन्हें समझ लेगी और हो। जैसे शिवांश हमें माँ कहते हैं, आप भी हमें माँ ही कहिए, हमें अच्छा लगेगा और हम समझेंगे आपने हमें माफ़ कर दिया। गौरी ने हामी गर्दन हिलाई और बोली, जी मासा। तभी कमरे में शिवांश ने कदम रखा। अंजना जी को देख उसने भी उनके पाँव छुए। अंजना जी ने उसे भी आशीर्वाद दिया और दोनों को जल्दी तैयार होकर नीचे आने को बोल रूम में चली गई। गौरी भी वापस आईने के सामने जाकर तैयार होने लगी। शिवांश ने उसे एक नज़र देखा और फिर बाथरूम में चला गया। शिवांश जब बाथरूम से बाहर आया तो गौरी तैयार होकर सोफे पर बैठी अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए उनसे खेल रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से खड़ी हो गई और बाथरूम की तरफ देखने लगी। यहाँ से उसके पति शावर लेकर अभी अभी बाहर आए थे। गौरी एकटक शिवांश को देख रही थी, जो टॉवल से अपने बाल साफ करते हुए बाथरूम से बाहर आ रहा था। उस समय उसने एक वाइट शर्ट और रॉयल ब्लू पैंट पहनी हुई थी। गीले बाल जो उसके माथे पर बिखरे हुए थे उसे और भी दिलकश बना रहे थे। अपने पति को ऐसे देख गौरी की धड़कनें तेज हो गई। उसने ऊपर से अपनी नजरें हटाई और इधर उधर देखने लगी। शिवांश ने उसे देखा तो बोला, माँ आपसे माफ़ी क्यों मांग रही थी? उसकी बात सुनकर गौरी हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। अगर वो उसे होटल वाली सारी बातें बताती तो शायद शिवांश को लगता कि वो उससे उसकी माँ की शिकायत कर रही है। पर तभी उसके मन में ख्याल आया कि शिवांश को कैसे पता चला कि अंजना जी ने उससे माफ़ी मांगी। पर उसे नहीं पता था कि जब अंजना जी उससे माफ़ी मांग रही थी उसी समय शिवांश जिम से वापस आया था, तो उसने अपनी माँ को गौरी से माफ़ी मांगते हुए भी सुन लिया था और देख भी लिया था। हाँ, पर उसने उनकी पूरी बात नहीं सुनी थी। गौरी ने खुद को शांत किया और शांत आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस मासा को लगा कि उन्होंने सुबह सुबह हमें डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वो बस सॉरी बोल रही थी और कोई बात नहीं है। यह बोल उसने नजरें झुका ली और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। वहीं शिवांश ने भी कुछ नहीं कहा, पर वो समझ गया था कि गौरी झूठ बोल रही है। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। दोनों ने साथ में अंजना जी और प्रदीप जी का आशीर्वाद लिया और फिर दादी जी का आशीर्वाद लिया। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अंजना जी ने गौरी की तरफ देखा और मायूसी से बोली, चाहते तो थे कि अपनी बहू का गृह प्रवेश अपने महल के में करें, पर अचानक ही जीजी सा के आने की खबर मिली, इसलिए आपको यहाँ लेकर आना पड़ा। पर कुछ दिनों में जीजी सा चली जाएंगी, फिर हम आपको घर आपके असली ससुराल लेकर चलेंगे और वहीं पर आपकी पहली रसोई की रस्म भी करवाएंगे। गौरी ने उनकी तरफ देखा और बोली, हम समझ सकते हैं मासा, आप बुरा फील मत कीजिए। उनकी इतनी शांत आवाज़ और समझदारी देखकर सब खुश हो गए। शिवांश प्यार और शिद्दत से अपनी बीवी को देखते हुए मन में बोला, बहुत जल्द आपको अपने महल लेकर चलेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपका हक है। आपका हक कभी किसी को छीनने नहीं देंगे और आपको हर वो खुशी देंगे जो आप डिजर्व करती हैं। कुछ देर बाद अंजना जी और प्रदीप जी गौरी को मिलकर और उससे अपना ध्यान रखने का बोलकर घरमा जी के साथ महल के लिए चले गए। उनके जाने के बाद शिवांश ने गौरी की तरफ देखा और बोला, हम चलते हैं, एक जरूरी मीटिंग है। उसकी बात सुनकर गौरी का चेहरा उतर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। पर शिवांश उसके चेहरे की उदासी अच्छे से देख पा रहा था, इसलिए उसने प्यार से उनके बालों को सहलाया और बोला, जरूरी मीटिंग है, पर जल्दी आने की कोशिश करेंगे हम। शिवांश का स्पर्श अपने सिर पर पाकर गौरी को एक अलग ही एहसास हो रहा था। उसके मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जो हमेशा उसे अपने पिता से मिला है, जब वो ऐसे प्यार से उसके बालों को सहलाते थे। शिवांश बाहर आया और मयंक के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। गौरी भी ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि करने को तो कुछ था नहीं, इसलिए उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची और रूम में चली गई। एक बड़ी सी बिल्डिंग जिस पर सूर्यवंशी एम्पायर लिखा हुआ था। शिवांश की गाड़ी उसके सामने जाकर रुकी।
आगे की सीट से मयंक बाहर निकला और उसने पीछे का दरवाजा खोला तो अपनी दमदार पर्सनालिटी और रौब के साथ शिवांश बाहर आया और अंदर की तरफ बढ़ गया। मयंक भी उसके पीछे ही था। यहाँ से वो लोग गुजर रहे थे। सभी एम्प्लॉय उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, पर शिवांश बिना किसी को देखे अपनी पर्सनल लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर चला गया। यहाँ पर उसका कैबिन था। इस फ्लोर पर किसी को भी आना मना था सिवाय मयंक के। शिवांश अपने कैबिन में गया और अपना कोट निकाल उसने अपनी बड़ी सी चेयर के पीछे लटका दिया और अपनी सीट पर बैठ अपना काम करने लगा। मयंक ने उसे उसका शेड्यूल बताया। शिवांश ने सिर्फ हम कहा और अपना काम करता रहा। मयंक भी अपने कैबिन में चला गया और अपना काम करने लगा। वहीं नीचे सभी लड़कियों की हालत शिवांश को देखकर खराब थी। अब भाई हो भी क्यों ना, उसका बॉस था ही इतना हॉट कि सभी लड़कियां उसकी दमदार पर्सनालिटी पर मर मिटने को तैयार थी। पर शिवांश था कि जिसने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा था, और अब तो वैसे भी कोई चांस नहीं था क्योंकि अब कुंवर शिवांश सूर्यवंशी की शादी हो चुकी थी, वो भी उस लड़की से जिससे एक नज़र देखने से ही वो उनके दिल और दिमाग पर छा गई थी, जिससे कुंवर शाह को मोहब्बत हो गई थी, वो भी जुनूनी मोहब्बत। अब देखना यह था कि शिवांश अपनी इस जुनूनी मोहब्बत में किस हद तक जाता है। लगभग आधे घंटे बाद शिवांश के कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। शिवांश ने बिना देखे अपने भारी आवाज में कम इन कहा तो मयंक अंदर आया और उसे देखते हुए बोला, बॉस मीटिंग का समय हो गया है। शिवांश ने हम कहा और अपना लैपटॉप बंद कर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जो उसके फ्लोर से 2 फ्लोर नीचे था। दोनों मीटिंग रूम में गए। शिवांश को देखकर सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। शिवांश ने इशारे से सबको बैठने के लिए कहा और खुद जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने एक गहरी नज़र सब पर डाली और मीटिंग शुरू करने के लिए कहा। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली। शिवांश का पूरा ध्यान मीटिंग पर था, पर दिल ही दिल में वो अपनी बीबी अपनी गौरी को भी याद कर रहा था। सुबह उसके आने के समय उसकी बीवी का चेहरा उदास था, इसलिए वो जल्द से जल्द काम खत्म कर घर जाना चाहता था ताकि अपनी बीवी के साथ समय बिता पाए, उसके साथ कुछ बातें कर पाए ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें और समझ लें, फिर अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं। पर जल्दी करते करते भी उसे लेट हो ही रहा था, जिस वजह से शिवांश को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द गौरी के पास जाना था, जो वहां फार्म हाउस पर अकेली थी। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में गौरी ने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद लंच कर उसने अपने माँ बाप से बात की और फिर अपने कमरे में आ गई। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड आरती का फ़ोन था। दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ती है। गौरी ने कॉल रिसीव किया तो उसके बोलने से पहले ही आगे से आरती की आवाज़ आई, जो बोल रही थी, कहाँ हैं आप? हम पिछले 3 दिनों से आपको फ़ोन कर रहे हैं, पर आप हैं कि फ़ोन ही नहीं उठा रही। हम कल आपके घर भी गए थे पर वहाँ कोई नहीं था। यह सब उसने एक ही सांस में बोल दिया था। उसकी बात सुनकर गौरी उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाइए पहले और शांति से हमारी बात सुनिए। दरअसल हमें कुछ काम था, तो हम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हुए हैं और कुछ दिनों में हम कॉलेज आ जाएंगे। और रही बात आपके फ़ोन ना उठाने की, तो यहाँ सबके साथ बातें करने में बिजी हो गए थे, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाए, पर हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। ठीक है, पर जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि 1 महीना रह गया है फाइनल एग्ज़ाम होने में। हमें पता है, आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद दोनों सहेलियों ने कुछ देर और बातें की और फिर गौरी उठकर नीचे चली गई। वो नीचे आई और एक सर्वेंट जो वहीं काम कर रहा था उसे किचन का पूछ किचन की तरफ चली गई। गौरी को किचन में देख वहां काम करने वाले सर्वेंट में से एक बड़े ही आदर और सत्कार से बोली, बहू रानी सा, आपको कुछ चाहिए? उसकी बात सुनकर गौरी उसे देख शांति से बोली, जी, क्या आज रात का डिनर हम बना सकते हैं? उसकी बात सुनकर दोनों सर्वेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर
गौरी की तरफ देखकर बोली, आपको जो भी खाना है वो आप हमें बता दीजिए बहू रानी सा, हम आपके लिए बना देंगे। गौरी ना करते हुए बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आज रात का खाना बस हम बनाना चाहते हैं, आप बस हमें कौन सा सामान कहाँ है वो बता दीजिए। दोनों सर्वेंट आगे कुछ नहीं बोली और गौरी ने जो जो सामान कहा था वो निकाल कर उसे देने लगी। गौरी ने जल्दी से सामान लिया और रात का खाना बनाने लगी। लगभग 1 घंटे में उसने पूरा खाना बना लिया। फिर सर्वेंट को किचन साफ करने का बोल वो खुद ऊपर अपने रूम में चली गई फ्रेश होने। शाम को लगभग 7 बजे शिवांश ऑफिस से अपने फार्म हाउस आया। वो जल्दी से अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। उसे गौरी को देखना था, उसका मन बेचैन हो रहा था गौरी को देखने के लिए। उसने हॉल में इधर उधर नजरें घुमाई पर उसे गौरी कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने वहां से गुजर रहे सर्वेंट को रोका और बोला, हुकुम, रानी साहब कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर सर्वेंट ने अपना सर झुकाया और आदर से बोला, हुकुम, कुछ देर पहले तक तो हुकुम रानी शाह किचन में थी और अब ऊपर अपने कमरे में गई हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसे वहां से जाने के लिए कहा और खुद सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। रूम के बाहर पहुंचकर उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत किया और दरवाजा खटखटाकर बोला, क्या हम अंदर आ सकते हैं? शिवांश की बात सुनकर गौरी, जो आईने के सामने बैठी अपने बाल सही कर रही थी, उसने जल्दी से सिर पर पल्लू लिया और बोली, जी आइए। अंदर आया और उसकी नजरें सीधा अपनी बीवी पर गई, जो माथे पर पल्लू लिए आईने के पास खड़ी थी। गौरी को देखते ही शिवांश को अपने मन में सुकून सा एहसास हुआ। अब तक जो उसके मन बेचैन थे वो गौरी को देखने मात्र से खत्म हो गई थी। उसने खुद को संभाला और अपना लैपटॉप वगैरह और कोट सोफे पर एक साइड रख दिया और वहीं सोफे पर बैठ गया। गौरी ने शिवांश की तरफ देखा जिसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने उसे पानी का गिलास दिया और धीरे से बोली, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं। शिवांश ने उससे पानी का गिलास लिया और हाँ में गर्दन हिला दी। गौरी वहां से नीचे की तरफ चली गई। शिवांश ने भी पानी पिया और फिर टॉवल और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। गौरी नीचे आई और जल्दी से शिवांश के लिए कॉफ़ी बना और सर्वेंट को देखकर बोली, आप डिनर डाइनिंग टेबल पर लगा दीजिए और आप भी डिनर कर लीजिए और आराम कीजिए, उन्हें हम खुद सर्व कर देंगे। सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई तो गौरी वहां से कॉफ़ी लेकर ऊपर चली गई। शिवांश अभी शावर लेकर निकला ही था जब गौरी कॉफ़ी लेकर अंदर आई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और शिवांश को देखकर धीरे से बोली, जी आपकी कॉफ़ी। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और सोफे पर आकर बैठ गया और कॉफ़ी पीने लगा। गौरी वहीं उसके पास ही खड़ी थी और अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। उसे शिवांश से बात करनी थी, अपने कॉलेज जाने के लिए पूछना था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे। डर लग रहा था कि अगर शिवांश ने कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया तो वो अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करेगी। शिवांश का ध्यान उस पर ही था। वो समझ रहा था कि गौरी को उससे कुछ बोलना है पर बोल नहीं पा रही। उसने कप टेबल पर रखा और गौरी को देखकर बोला, कुछ कहना है आपको? गौरी, जी, यह बोल उसने हैरानी से शिवांश की तरफ देखा और सोचने लगी कि इन्हें कैसे पता कि मुझे इनसे कुछ कहना है, पर उसने कुछ नहीं कहा और फिर से अपना चेहरा झुका लिया और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। शिवांश ने गहरी सांस ली और बोला, यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए। उसकी बात सुनकर गौरी धीरे से चलते हुए उसके पास गई और उससे थोड़ी दूरी पर बैठ गई। शिवांश उसकी तरफ घूमा और उसे देखते हुए बोला, जो भी कहना है बिना संकोच के कहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, और पहले तो हमारी तरफ देखिए और फिर बात कीजिए। उसकी बात सुनकर गौरी ने धीरे से पलकें उठाकर शिवांश की तरफ देखा और बोली, जी
वो हमें यह पूछना था कि क्या हम कल से कॉलेज जा सकते हैं। दरअसल 1 महीने बाद हमारे सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम हैं। तो यह बोल वो चुप कर गई और अपनी नजरें झुका ली। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसे चुप देख गौरी को अब डर लग रहा था कि कहीं वो उसे कॉलेज जाने के लिए मना ना कर दे। वैसे तो प्रदीप जी ने कहा था कि वो अपनी पढ़ाई शादी के बाद भी कंटिन्यू रख सकती है, पर फिर भी गौरी को अब डर लग रहा था कि कहीं शिवांश मना ना कर दे। यही सोच उसकी आंखें नम हो गई। शिवांश जो उसे ही देख रहा था, गौरी की नम आंखें देख वो परेशान हो गया और जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताइए हमें। गौरी ने अपनी भरी आंखों से शिवांश की आंखों में देखा, जो बेचैनी से उसे ही देख रही थी, और बोली, हम आपकी हर बात मानेंगे, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, पर प्लीज हमारी पढ़ाई मत छुड़वाइएगा। हम पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज हमें कॉलेज जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर और उसे ऐसे पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करते देख शिवांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने गौरी को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कोई भी आपको पढ़ने से नहीं रोकेगा। आपको जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है आप पढ़िए। जो मुकाम हासिल करना है कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपका हर सपना पूरा करने के लिए हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। पर प्लीज आप ऐसे रोइए मत। हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। यह बोल उसने गौरी का चेहरा खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ कर उसके माथे को चूम लिया, जिसके एहसास से गौरी की आंखें बंद हो गई। शिवांश ने उसकी बंद पलकों को देखा और उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। गौरी ने भी उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से बैठे रहे। कुछ देर बाद गौरी को एहसास हुआ कि वो कहाँ और कैसे बैठी है, तो उसे बहुत शर्म आई। चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जल्दी से शिवांश से अलग हुई और सोफे से खड़ी होकर बिना शिवांश को देखे बोली, डिनर का समय हो गया, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, हम तब तक खाना लगाते हैं। यह बोल वो जल्दी से रूम से निकल गई, नीचे भाग गई। वहीं शिवांश उसके शर्म से लाल चेहरे को याद कर मुस्कुराने लगा। उसने अपने बालों में हाथ फिराया और वो भी उठकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ गया। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल। यह तब की बात है जब शिवांश ऑफिस में था। एक गाड़ी सूर्यवंशी महल में आकर रुकती है। गार्ड जल्दी से जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो माधुरी राजवंशी बड़े ही रौब के साथ गाड़ी से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ से महिमा भी गाड़ी से बाहर निकल उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। माधुरी जी सूर्यवंशी महल को देखते हुए अपने मन में बोलती है, बस कुछ समय और फिर इस महल पर सिर्फ हमारा राज होगा। सिर्फ इस महल पर ही नहीं, राजस्थान की राजगद्दी पर भी हमारा ही राज होगा, क्योंकि इस गद्दी की अगली असली हकदार हम ही हैं। किसी भी अरे गहरे इंसान को हम हुक्मशाह की गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। इस पर सिर्फ हमारा हक है और हमारे बाद हमारे बेटे का। माधुरी जी महल के दरवाजे पर आती हैं। यहाँ प्रदीप जी और अंजना जी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। प्रदीप जी और अंजना जी दोनों माधुरी जी के पांव छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि माधुरी जी प्रदीप जी से बड़ी थी। अंजना जी उनका स्वागत करते हुए बोलती है, स्वागत है जीजी सा आपका। माधुरी जी बस हम बोलती हैं और महिमा की तरफ देखती हैं। उनका इशारा समझ महिमा जल्दी से आगे बढ़ प्रदीप जी और अंजना जी के पांव छूती है तो दोनों ही उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर अंजना जी उन दोनों को अंदर लेकर चलने के लिए बोलती है। सब लोग आकर लिविंग रूम में आते हैं। यहाँ गरिमा जी बैठी हुई थी। माधुरी जी अपनी माँ सा के पास आती हैं और उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। महिमा भी दादी सा के पांव छूती है। दादी सा भी बेमन से उसे आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि उन्हें महिमा बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उन्हें पता था कि उनकी बेटी उसकी शादी उनके पोते जानी शिवांश से करवाना चाहती है, इसलिए वो यहाँ आई है।
सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। अंजना जी सर्वेंट को चाय नाश्ता लाने के लिए बोलती हैं तो सर्वेंट तरह तरह का नाश्ता लाकर टेबल पर रख देते हैं। माधुरी जी इधर उधर देखते हुए अंजना जी से बोलती है, भाभी साहब कुंवर शाह नहीं दिखाई दे रहे। उनकी बात सुनकर महिमा जो शिवांश को देखने के लिए इधर उधर देख रही थी वो भी अंजना जी की तरफ देखने लगती है। माधुरी जी की बात सुनकर अंजना जी पहले प्रदीप जी की तरफ देखती हैं, फिर माधुरी जी की तरफ देखकर बोलती हैं, वो जीजी सा उनकी एक जरूरी मीटिंग थी इसलिए वो ऑफिस गए हैं। माधुरी जी चाय पीते हुए बोलती हैं, क्या उन्हें नहीं पता था कि उनकी बुआ सा आने वाली है? एक दिन के लिए वो अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते थे। इस बार उनकी बात का जवाब देते हुए प्रदीप जी बोलते हैं, आप तो जानती ही हैं काम के मामले में वो कैसे हैं। किसी के भी लिए वो अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और वही करेंगे जो उनका मन करता है। फिर हम चाहे उनसे जितना मर्जी कुछ कह लें, वहीं शिवांश घर नहीं है। यह सुनकर महिमा उदास हो जाती है, पर फिर यह सोचकर कि रात को तो शिवांश घर आएगा ही, वो खुश हो जाती है। उसके बाद अंजना जी उन दोनों को आराम करने के लिए रूम में भेज देती हैं। उनके जाने के बाद अंजना जी प्रदीप जी को देखकर बोलती हैं, अब क्या करें? कैसे जीजी सा को मना करेंगे? उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि वो अपनी देवरानी की बेटी की शादी शिवांश से करवाना चाहती हैं और आपने उनसे कहा था कि आप शिवांश से बात करेंगे और आज जीजी सा महिमा को साथ लेकर आए। इसका मतलब साफ है कि वो महिमा को शिवांश से मिलवाने ही लेकर आई हैं। यह बोलकर अंजना जी परेशान हो जाती हैं। प्रदीप जी उन्हें शांत करवाते हुए बोलते हैं, आप शांत हो जाइए। जीजी सा को कैसे संभालना है, उनसे कैसे बात करनी है हम खुद देख लेंगे। और रही बात हमारे बेटे की शादी की, तो उनकी जिंदगी में वो लड़की आ चुकी है जो उनके लिए और इस घर के लिए सही है, जो इस घर के साथ साथ हमारे बेटे को भी संभाल लेगी। आप बस जीजी सा को शांत रखिए, बाकी हम कुंवर शाह से बात करते हैं। अंजना जी बस हाँ में गर्दन हिला देती है। उसके बाद प्रदीप जी वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। रात के समय सूर्यवंशी महल में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय शिवांश को छोड़कर। महिमा तो अभी भी इधर उधर देख रही थी कि कहीं से तो उसे शिवांश दिख जाए। माधुरी जी शिवांश को वहां ना देखे सबकी तरफ देखकर बोलती हैं, क्या कुंवर शाह अभी तक नहीं आए? अंजना जी कुछ बोलती उससे पहले ही प्रदीप जी माधुरी जी को देखकर बोलते हैं, हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले, कुछ जरूरी काम की वजह से वो अभी तक ऑफिस में ही हैं, आने में लेट हो जाएगा उन्हें। उनकी बात सुनकर माधुरी जी बोलती है, पर भाई साहब हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम महिमा और शिवांश की शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए तो हम महिमा को यहाँ लेकर आए हैं ताकि यह और शिवांश एक दूसरे को मिल लें, एक दूसरे को समझ लें। आखिर इन्हें ही तो अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है और फिर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए। इसलिए हम इसी हफ्ते इनकी सगाई करवाने की सोच रहे हैं। उनकी बात सुनकर अंजना जी और प्रदीप जी परेशान हो जाते हैं, पर प्रदीप जी खुद को शांत रखते हुए बोलते हैं, हम कल सुबह कुंवर से इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।